गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है एंड बिजनेसमैन ये एक अलग एंटिटी है। एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म में हो। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसका नाम है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग बहुत ही सिंपल ये चीज़ है कि अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे ये पता चल सके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट से रिप्रेजेंट होता है बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज़ हैं। तो जनरली जो हम लोग का ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है रिकॉर्ड करके फिर उसको क्लोज करने का, 1 साल का होता है। फाइनेंशियल ईयर जनरली 90% से एबव लोग फाइनेंशियल ईयर को ही मानते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। इसे हम लोग डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एज पर गोइंग कंसर्न concept and indefinite life of the entity is assumed for a business entity. It causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in the ordinary course of the business. If a textile mill lasts for 100 years, it is not desirable to measure its performance as well as financial position only at the end of its life. So a small but workable fraction of time is chosen out of infinite life cycle of the business entity for measuring performance and looking at the financial position। इसमें एक बात कर रहा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं लेकिन उसे क्लोज नहीं कर रहे हैं, यानी उसका ड्यूरेशन कुछ है ही नहीं, आप रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं, तो आपको बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो क्लियर नहीं हो सकता है कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड तो हम लोग रूटीन बेसिस पे करते हैं, लेकिन रूटीन बेसिस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जनरली 1 ईयर का होता है, कुछ लोग हाफ ईयरली भी करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, फाइंड आउट कर लेना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं। इससे क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट से बेनिफिट ये है कि बिजनेस का ग्रोथ परफॉर्मेंस पता चल सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसका नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन होता है। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उधार माल खरीदेंगे और उधार बेचेंगे भी, या फिर कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, गोडाउन भी ले सकते हैं रेंट पे। तो यानी कैश बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन होता है और क्रेडिट बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने गोडाउन रेंट पे ले रखा है और किराया नहीं दिया है, यानी किराया तो देना ही है, आपने नहीं दिया, तो क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा? यस, इसे भी बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। जैसे आप किसी से कहीं पे सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कैश बेसिस पे भी परचेज करेंगे, पैसा दे के भी खरीदेंगे और उधार भी खरीदेंगे। आप उधार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्रूड हो गया, तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, पे करना है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग हमेशा एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका इनकम एक्रूड हो गया, यानी इनकम आप लोग कमा चुके हैं लेकिन भले ही वो आपको नहीं मिला है, फिर भी उसे आप लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका एग्जांपल भी मैं पढ़ देता हूँ। मिस्टर एक्स स्टार्टेड ए क्लोथ बिजनेस, ही इन्वेस्ट 50,000, 50,000 रुपये का पूंजी लगाया
उसके बाद इन्होंने 50,000 रुपये का मशीन भी खरीदा। ही सोल्ड सच मेडिसिन फॉर ₹60,000 और सारे मशीन को 60,000 रुपये में बेच दिया। सारे मेडिसिन को 60,000 रुपये में सेल कर दिया। कस्टमर पेड हिम 50,000, लेकिन कस्टमर ने केवल 50,000 रुपये कैश में दिया और 10,000 रुपये अभी पे नहीं किया है। लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस को इनकम हो रहा है, तो जो रेवेन्यू हो रहा है, टोटल 60,000 रुपये बेच रहा है। ये नहीं मान के चलेंगे कि 50,000 रुपये सेल किया है, फ्यूचर में 10,000 रुपये उसे मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे 10,000 रुपये एक्रूड है बट नॉट रिसीव्ड, फिर भी इसे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम यानी आय। तो अगर हम कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, कोई खर्चा क्यों करते हैं, ताकि उससे हम लोग फ्यूचर में कुछ लाभ ले सकें। अगर हम किसी एम्प्लॉय को रखे हुए हैं अपने बिजनेस में, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी देने से हमें लाभ होगा, हमारे यहाँ जो हमारा टर्नओवर होगा, सेल होगा, वो बढ़ेगा, सेल करेंगे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को। तो जो एक्सपेंसेस होता है उसको हमेशा रिलेट करना चाहिए रेवेन्यू से। तो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय ये मान के चलिए कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। जैसे एक एग्जांपल, आप एक मशीन खरीदेंगे तो उसे आप एसेट्स मानेंगे, ना कि एक्सपेंस मानेंगे। अगर आप ये मान के चलेंगे कि हम तो एक ही साल बिजनेस करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस दोनों हैं, एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता है। जैसे अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन हम बहुत दिन तक चलेगा, यानी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो ये हमारा शॉर्ट टर्म हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग डिवाइड करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से, कि अगर हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ से, तो उसे हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए लिया गया और हमारा बिजनेस हमेशा फ्यूचर में चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसके बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप जितने में खरीदे हैं उतने में ही रिकॉर्ड करें, जितना आपका एक्चुअल में पैसा लगा है उतने में रिकॉर्ड करें। जैसे कि आप लोगों ने 5 लाख का मशीन खरीदा और 20 दिन के बाद वह 5,50,000 रुपये हो गया, 50,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया मार्केट में, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम 5,50,000 में खरीदें, नहीं, आपका जितना पैसा लगा है एक्चुअल में, जितना कॉस्ट लगा है, उसी अमाउंट पे आप लोग क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट डील करता है, इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस इट। व्हेन ए एसेट इज रिकॉर्डेड at its historical cost of ₹5 lakh and even if such current cost is 15 lakhs, such change is not counted unless there is certainly that such a change will be materialized. However, accountants follows a more conservative path. They try to cover all problems, losses, but do not count any probable gain. Thus is to say, if accountants anticipate decrease in the value of their count it, but if there is increase in value they ignore it until it is realized. Economists are highly critical about the realization concept. According to them, this concept creates value distortions and makes accounting meaningless. कुछ इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट्स कहते हैं कि ये मीनिंगलेस है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का मशीन खरीदे हैं, मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए होगा और आप 6 लाख रुपए में रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे आपके बिजनेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगा। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट
में दोनों में अगर सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को प्रीफर करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को प्रीफर करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप बिज़नेस बंद करना चाह रहे हैं, तो बिज़नेस बंद करना चाह रहे हैं तो एसेट्स को सेल आउट करेंगे, तो एसेट्स को सेल आउट करेंगे तो जो रियलाइज़ होगा, यानी एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है, मिस्टर एक्स परचेस्ड ए पीस ऑफ लैंड ऑन 1st of January 1995 पेइंग ₹2,000, इट्स करेंट मार्केट वैल्यू ₹1,02,000, यानी 25 साल के बाद 1995 में 2,000 रुपये का खरीदा, आज में इसका मार्केट वैल्यू 1,02,000 रुपये है। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड 2 लाख रुपीज़ फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड इग्नोरिंग 1 लाख वैल्यू इंक्रीज सिंस रियलाइज, इफ़ ही डज सो फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी, यानी कि अगर वह रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो वह 2,02,000 रुपये का जो लैंड खरीदा था, ज़मीन खरीदा था, वह 2 लाख में रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो कितने में रिकॉर्ड करेगा? 1,02,000 में। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करेगा तो 2,000 रुपये में रिकॉर्ड करेगा, जितना उसने पे किया था। ये डिफरेंस है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में। एक बार फिर से एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। एक्स ने एक मशीन खरीदा 2,000 रुपये में और 25 साल के बाद उसका जो कीमत हो गया 1,02,000 रुपये हो गया, 1 लाख से बढ़ गया। तो अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो हम लोग लैंड को 2,000 रुपये में ही शो करेंगे, जितना एक्चुअल में पे किए हैं। लेकिन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जब हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग मार्केट वैल्यू को प्रीफर करेंगे, तो बैलेंस शीट में इसे हम लोग 1,02,000 रुपये दिखाएंगे, यानी 1 लाख रुपये का गेन यहाँ पे दिखाएंगे। आप लोग को दिख रहा होगा 2,000 रुपये एक्चुअल कैपिटल एंड 1 लाख रुपये का यहाँ पे गेन आप लोग को शो हो रहा होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। सारा अकाउंटिंग इसी पे प्रीफर है। इसमें क्या है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। जैसे कि अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अकेले तो करेंगे नहीं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ वह 2 फैक्टर को इफेक्ट करता है, उसमें 2 फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। जो फर्स्ट फैक्टर होगा यानी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज हम खुद से बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स आएगा, लेकिन उसके बदले में हमारे पास से पैसा जाएगा। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 फैक्टर को इन्वॉल्व करता है। एक फैक्टर को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरे फैक्टर को क्रेडिट करेंगे। अब किस फैक्टर को डेबिट करना है और किस फैक्टर को क्रेडिट करना है ये हम लोग बाद में सीखेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग एक बार रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसे एक बार डेबिट करेंगे और वही बिजनेस ट्रांजैक्शन सेकेंड के रेलेवेंट में उसे हम लोग क्रेडिट भी करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, इट इंक्रीज 1 एसेट्स एंड डिक्रीज अदर एसेट्स। अगर एक एसेट्स बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट्स क्या होगा? कम होगा, यानी कि 2 इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। हमेशा 2 इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपके पास कुछ आएगा, जैसे मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आएगा लेकिन पैसा जाएगा। इट इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ये क्या कर सकता है कि एसेट्स को इंक्रीज कर सकता है, लाइबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि आपने लोन लिया तो बैंक से लोन लेंगे तो लाइबिलिटी आपका क्रिएट हो गया, लेकिन आपको पैसा मिल गया, वो आपका एसेट्स हो गया। तो इस तरह से है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको 2 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर को डेबिट करना है और दूसरे फैक्टर को क्रेडिट करना है। तो ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस पढ़ेंगे।